जी, हम देखे थे गवर्नमेंट मेजर्स टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। पहला देखा था जॉइंट वेंचर्स कि जो चीज़ें बाहर से मंगवा रही हैं किसी बाहर की फर्म से कोलैबोरेशन करके मुल्क के अंदर बना लें। वेंटिलेटर्स, मास्क, मेडिसिन, इवन हम अपनी गाड़ी भी इंपोर्ट कम कर सकते हैं अगर टोयोटा से कहें कि गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बनाए। ये सबके प्लांट हैं पाकिस्तान में। कौन से प्लांट हैं? असेंबली यूनिट्स हैं। यहाँ ये गाड़ी सिर्फ जोड़ते हैं, बनाते नहीं हैं। यहाँ गाड़ी इंपोर्ट ही करते हैं, वैसे ही पार्ट्स बदलना है। तो अगर ये उनसे बात कर लें कि यहीं बनाएंगे, आप पार्ट्स बनाएंगे भी यहीं पे, जोड़ेंगे भी यहीं पे, हमारा इंपोर्ट काफी कम हो जाएगा। क्योंकि एक इंजन कितने किलो का होगा? 300-400 किलो का। 300-400 kg स्टील की प्राइस हम पे करते हैं 4-5 लाख रुपए का। तो वही अगर यहाँ बनाएंगे इंजन, आपको 1-1.25 लाख, 1.25 लाख का कॉस्ट करेगा। मतलब कार्स की प्राइसेस भी कम होगी, श्योरली कॉस्ट कम हो जाएगी। जान के नहीं करते, अपनी मुनाफी करते। दूसरा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कि अपनी लेबर को यूटिलाइज करें। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लेबर बेतहाशा है, तो हम अपनी लेबर यूटिलाइज करते हैं चाइना की तरह। हैंडीक्राफ्ट्स या छोटी मशीनों से बनने वाली चीजें। इंडिया में चाइना के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, तो क्रश चाइना वाले बैजेस यूज हो रहे थे, वो बैजेस भी चाइना में। ठीक है, तो इस तरह के जो लोकल वो भगवान की मूर्तियां होती है इनकी, वो चाइना में है सारी। हमारे सऊदीया में बिकने वाले ये लोटे तस्बीहां चाइना में। देन रिडक्शन इन एक्सपोर्ट टैरिफ्स। गवर्नमेंट ने बहुत चीजों की एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा रखा है। सीमेंट हो गया या आपकी शुगर हो गई, इन पे टैरिफ कम करने की जरूरत है ताकि इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके आपके मुल्क। फिर कंट्रोल ओवर इमोरल एक्टिविटीज। हमारे लोग इमोरल एक्टिविटीज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो आपके मुल्क के साथ एक चीज एसोसिएट हो जाती है, इनकी शेयर लो क्वालिटी की आती है, इसमें गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। पाकिस्तान में एक दफा कुछ एक्सपोर्टर्स ने खराब चावल मिक्स करके भेज दिया था बाहर। 3 से 4 साल पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्रैश कर दी थी प्राइस की। वजह क्या थी? जिन मुल्कों को गया था माल, उन्होंने वापस भेज दिया कि नहीं देना, मुझे खराब है। अगले 2-3 साल ऑर्डर ही नहीं मिले। तो इमोरल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल कंट्रोल्ड इंपोर्ट्स, जो मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है आजकल, ये इनका अच्छा स्टेप है। इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें मल्टीपल वेज, कि जिन चीजों की जरूरत है सिर्फ वही मंगवाई जाए, बाकी चीजें ना मंगवाएं। फिर कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं, कई तरह से। चाहे आप टैरिफ लगाते हैं, वो बेसिकली एक मिक्सचर यूज होता है। टैरिफ भी लगाते हैं, साथ कोटा भी इम्पोज करते हैं उनके ऊपर, साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होती है, साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होती है। कई तरीके से एट ए टाइम मल्टी डायरेक्शन से आप एक चीज पे अटैक करते हैं। सर अगर मेनली सारी चीजें अपने मुल्क में बननी शुरू हो जाए फिर तो इंपोर्ट काफी हाँ, इंडिया का है ना बहुत कम इंपोर्ट है। कहते हैं शायद भी लोकली बना लो, नहीं बनानी ना लोग यूज ही ना करें इसको। सर लेकिन फिर ये नहीं है कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में नहीं चला जाएगा? हाँ, सरप्लस में उनका, और उनको फायदा है फिलहाल। अभी शॉर्ट टर्म है ना उनका, शॉर्ट रन है, उनको फायदा है फिलहाल, वो फायदे में चल रहे हैं क्योंकि अभी उनको अपने मुल्क में डेवलपमेंट की जरूरत है। और चीजें उनकी ऐसी है जिनकी फिलहाल दुनिया में डिमांड डाउन होने वाली है नहीं। कॉटन हो गई, एग्रीकल्चरल आउटपुट हो गया, ठीक है, कोल हो गया, गोल्ड हो गया। तो इंडिया को इतना फर्क पड़ता नहीं है, इंडिया में अपनी गोल्ड माइंस है, स्मॉल स्केल से ही, लेकिन है इसकी अपनी है गोल्ड माइंस। देन कम्स एक्सचेंज रेट, चैप्टर 14 का दूसरा टॉपिक, मेजर टॉपिक। जी क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर। एक करेंसी दूसरी करेंसी की फॉर्म में उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक पाकिस्तानी रुपए में कितने डॉलर आएंगे? 0.01 समथिंग, जितने भी आएंगे। एक पाकिस्तानी रुपये में कितने अफगानी रुपये आएंगे, कितने इंडियन रुपये आएंगे, दैट इज बेसिकली एक्सचेंज रेट। अब
एक्सचेंज रेट चाहिए क्यों? व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट आवर करेंसी इन अदर करेंसीज? व्हाई वी नीड? सर अगर हमने ना कोई चीज इंपोर्ट करनी अपनी जी, बेसिकली कोई पाकिस्तानी जाता है यूएसए, वो यूएसए उसका पैसे हैं, वो यूएसए आके परचेज करना चाहे, यूएसए वाला नहीं जानता पाक रुपी को, चले जानता भी हो वो करेगा क्या लेके? वहां तो पाक रुपी चलता ही नहीं है, उसे तो डॉलर चाहिए। सो पाकिस्तानी और एक यूएसए वाला वो पाकिस्तान से कोई चीज मंगवाना चाह रहा है तो पाकिस्तानी को तो पाक रुपी चाहिए, उसे तो डॉलर नहीं चाहिए, यहाँ डॉलर चलता ही नहीं है। सो करेंगे क्या, ये दोनों चले जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वालों के पास। पाकिस्तानी पाक रुपी देगा, डॉलर ले देगा, यूएस जो सिटीजन है वो डॉलर देगा, पाक रुपी दे देगा, दोनों का काम चल गया। तो $1 के बदले में कितने रुपए मिलेंगे, बेसिकली उसको एस्टैब्लिश जो करती है दैट इज एक्सचेंज। इधर पाकिस्तानी है, इधर यूएस सिटीजन है, इसके पास डॉलर है, ये पाकिस्तान से शेयर मंगवाना चाह रहा है, पाकिस्तानी वहां से शेयर मंगवाना चाह रहा है। पाकिस्तानी क्या करेगा, पाक रुपी दे देगा इधर एक्सचेंज मार्केट के अंदर और इनसे डॉलर दे देगा। यूएस सिटीजन जो है वो डॉलर दे देगा और पाक रुपी दे देगा और दोनों का काम चल देगा। दैट इज बेसिकली एक्सचेंज रेट, और ये मकसद है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का या फॉरेन करेंसी मार्केट का। अब मार्केट में एक्सचेंज रेट एक बार जब डिसाइड हो जाता है उसके बाद एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई की बेस पे। एक्सचेंज रेट, डिमांड ऑफ पाक रुपी, सप्लाई ऑफ पाक रुपी। ये पाक रुपी की सप्लाई आ गई, ये पाक रुपी की डिमांड आ गई, ये आपका E1 एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया। बोलो क्या? और ये एक्सचेंज रेट किसके साथ है, डॉलर के साथ। एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ है। $1 में कितने डॉलर मिलेंगे आपको? सर प्राइस जो मतलब डॉलर की प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाक रुपी। सर इस पे इससे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? इकोनॉमी में फौरी तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सर और ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करें? अब देखें, जब एक एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया अब मार्केट में यही चलेगा जब तक डिमांड और सप्लाई में कोई फर्क नहीं आता। पाक रुपी की डिमांड कब बढ़ेगी? सर जब आप इंपोर्ट पाक रुपी की डिमांड डायरेक्टली एसोसिएटेड है डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। क्यों? पाक रुपी लोग कब मांगेंगे आपसे? यूएसए वाले ने पाक रुपी ले क्या करना है? वो तभी पाक रुपी लेगा जब उसने पाकिस्तान से कोई शय खरीदनी होगी। तो जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की डिमांड उतनी ही पाकिस्तान के रुपी की भी डिमांड। जब पाकिस्तानी रुपी की डिमांड बढ़ेगी इफेक्ट क्या आएगा? पाक रुपी की डिमांड बढ़ेगी, पाक रुपी ऊपर चला जाएगा। डिमांड ऑफ पाक रुपी ऊपर चली गई, एक्सचेंज रेट आपका ऊपर चला गया। ऊपर जाने का मतलब क्या है? अब $1 में ज्यादा डॉलर मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। सर इसका मतलब किसी भी करेंसी के प्राइस हाई है तो उसके एक्सपोर्ट ज्यादा है। हाँ, एक्सपोर्ट चल रहा है, यूएस से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा, फिर वही अगर बीओबी के लिहाज से देखा जाए हाँ। तो सरप्लस आ जाए। यूएस से बेतहाशा एक्सपोर्ट कर रहा है और बेतहाशा इंपोर्ट कर रहा है। सर एक कुवैत का कुवैत, कुवैत की मेजर एक्सपोर्ट एक है क्रूड ऑयल, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं उसके पास। सर उनका काफी जो करेंसी रेट काफी ऊंचा नहीं है। करेंसी रेट ऊंचा होना मैटर नहीं करता। ऊंचा होने का मतलब तो ये है खाली कि आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। मुल्क ये नहीं कि मुल्कों के लिए बुरा है तो मुल्क इसको फॉलो नहीं करते, कंट्रीज कोशिश करते हैं सरप्लस ही रहे। जब टाइम आएगा खराबी वाला तब देखा जाएगा, फिलहाल चल रहे तो सरप्लस, कोई सरप्लस में चल रहा है। सऊदीया एक लंबे अरसे से चल रहा है सरप्लस में, अभी 2-3 साल हुए डेफिसिट में गया है। मलेशिया चल रहा है सरप्लस में, इंडिया चल रहा है सरप्लस में। कि जब आएगा डाउनफॉल फिर देख लेंगे, फिलहाल चल ले दो, पैसा बाहर से आना शुरू हो मुल्क के अंदर,
क्यों? पैसा एक्ट करता है आपकी इकोनॉमी के लिए ब्लड के तौर सर मतलब सरप्लस जो है जो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है उनके लिए तो फायदेमंद से। है। उनके तो बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद जी। आप यूरोप को देखें ना तो यूरोप की लोकल डिमांड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरेन डिमांड के। जब ये वो गुस्ताखाना खाकों का मामला आया था तो इन्होंने कहा था हमें बाइकआउट करना चाहिए नॉर्वे का और बाकी मुल्कों का, डेनमार्क वगैरह का। तो खैर काम तो गलत है, था ही गलत काम, उस पर होना चाहिए सब कुछ। बट उस मुल्क ने कहा था कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड हमसे ट्रेड बंद कर दे, हमें 20% का लॉस है टोटल। हमारी लोकल ट्रेड ज्यादा है आपस में यूरोपीय मुल्कों की। ये फायदा है लोकल डिमांड का, वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हुआ इस चीज में। ये डायलॉग के जरिए उनको लेके आए इस चीज पे कि ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो धमकी में नहीं है। हाँ, जितना सा वो डिपेंडेंट थे उतना सा अरब मुल्कों ने उनको किया है ब्लैकमेल। 67 में जब इसराइल से जंग आ रहे हैं अरब कंट्रीज, तो इन्होंने अपना ऑयल 4 गुना महंगा कर दिया विदिन 1 ईयर। $3 पर बैरल से $13 पर बैरल पे गया क्रूड ऑयल। अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश कर दी थी, ब्लैकमेल हुए थे वो। तो ये फायदा था, आप ब्लैक पे लिखे होते हैं। और पाकिस्तानी रुपीस की सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? पाकिस्तानी इंपोर्ट्स के ऊपर। आप सप्लाई कब देंगे पाक रुपये बाहर के मुल्कों को? जब आपने वहां से शहर मंगवानी होगी। तो पाक रुपये की सप्लाई डायरेक्टली डिपेंड करेगी पाकिस्तानी इंपोर्ट्स के ऊपर। सर मतलब जो मोस्टली जो इकोनॉमी स्टैंड करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जी, मेनली आपकी इकोनॉमी इस पे स्टैंड करती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तान का बड़ा बेनिफिट रेमिटेंसेस से ही मिलता है कि हमें हर साल को 20-22 अरब डॉलर फ्री में मिल जाते हैं, बगैर कुछ भेजे, बगैर कुछ बेचे। क्यों? बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी गए कमाने के लिए, वो अपने घरों को भेजते हैं खर्चा, वो डॉलर भी वहाँ पे आता है। सर तो अगर बिलफर्ज वो यहाँ से पूरी फैमिली उठ के चल गई फिर तो इसमें हाँ, फिर नहीं आएंगे पैसे, फिर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ से लगातार फैमिलीज जा रही है बाहर, सर इनका हाल है लगातार। मतलब मेरे जहाँ तक है नॉलेज में कि 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर है इस टाइम दूसरे मुल्कों में, सर। और कोई 3 करोड़ के करीब इंडियंस हैं दूसरे मुल्कों में। हमें 22 अरब डॉलर आते हैं, इंडिया को तकरीबन 100 अरब डॉलर से ऊपर आता है हर साल। तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बड़ा सहारा मिलता है हमारे ये जो फॉरेनर्स हैं। सर अगर मतलब हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो वो इसको बहुत प्रॉब्लम में डाल देते हैं अपनी इकोनॉमी को, अगर मतलब पूरी फैमिली के साथ। हाँ बिल्कुल, एक तो ब्रेन ड्रेन हो गया कि बंदा तेज दिमाग खा के मुल्क चला गया। दूसरा सारी बात है पूरी फैमिली जा रही है यहाँ से एसेट बेच के जाएगा, पैसे बच लेगा। तीसरा अब पैसे वापस नहीं बेचेगा, वो भी नुकसान है। यहाँ तो यही सूट करता है सिंगल पर्सन बाहर, मतलब कमाने वाले हाथ बाहर हो, फैमिलीज यहाँ पे वो सूट करता है। लेकिन मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, मेरा एमफिल का थीसिस इसी के ऊपर है कि इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंसेस ऑन इकोनॉमी। रेमिटेंसेस का इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव था, ओवरऑल इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। वजह क्या है? जिन घरों में रेमिटेंसेस आती हैं कभी जाकर देख लीजिएगा ना वो बिजनेस करेंगे ना वो जॉब करेंगे, वो फारिग हो गए। उनका ध्यान किस चीज पे होगा? कंज्यूमर आइटम पे, मोबाइल खरीद लो, डेकोरेशन आइटम खरीद लो, दावतें कर लो, घर की डेकोरेशन कर ले, घर को वो रेनोवेट कर ले, इन्हीं चीजों। सर पाकिस्तान की अपनी चीजें पाकिस्तान में आई थिंक 10% से भी कम होंगी। नहीं बहुत है सर लेकिन मेजॉरिटी हमारी अपनी। सर कभी नहीं लिखा है मेड इन पाकिस्तान, ना ना ना, ये ताजा चीजों पे है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बनने वाली चीजें। आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, सारी मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन चाइना आता है सर। नहीं, मेड इन पाकिस्तान है। अगर आप ओरिएंट की बात कर रहे हैं तो ओरिएंट भी मेड इन पाकिस्तान है। और टेक्नोलॉजी चाइना की है, मेड इन पाकिस्तान ही है। ये अलग चीजें हैं। जैसे एप्पल के ऊपर लिखा होता है, आईफोन के ऊपर लिखा था मेड इन चाइना, टेक्नोलॉजी यूएस से की, फैक्ट्री चाइना में। इधर टेक्नोलॉजी चाइना की, फैक्ट्री पाकिस्तान में। इससे फर्क नहीं पड़ता टेक्नोलॉजी किसकी है, नो डाउट पे करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के लिए, बस फैक्ट्री की अपनी है सारी। अब
हमने एक बात की थी कि अगर आप अपना एक्सचेंज रेट ड्रॉप कर दें आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी और आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, वो नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी वेज के अंदर। एक्सचेंज रेट के ड्रॉप होने से, आपकी करेंसी सस्ती होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्यों फर्क पड़ेगा, देखते हैं इसको। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एक इलस्ट्रेशन टाइप की, कि एक पाकिस्तानी है, इसके पास है 1000 रुपए, और एक है यूएस सिटीजन, इसके पास है $10। पाकिस्तान में शर्ट्स अच्छी बनती हैं और पाकिस्तानी शर्ट है 200 रुपए की। यूएसए में चॉकलेट मिलती है अच्छी और ये मिलती है $1। मुल्क में एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 200 रुपये जी, $1 200 पाक रुपये। $1 तो $1 100 रुपये के, हाँ इक्वल, अभी 1.5 साल पहले था, लंबी बात पुरानी बात नहीं है। हुआ क्या, पाकिस्तानी ने 1000 रुपया दिया, कितने डॉलर मिलेंगे इसको? $10। $10 की ये चॉकलेट्स खरीदेगा। चॉकलेट कितनी मिली इसको? इसे मिली 10 चॉकलेट्स इन 1000 रुपीज। पाकिस्तानी लोकल 1000 रुपया खर्च किया, इसे 10 चॉकलेट्स मिल गई। यूएसए वाले ने $10 कन्वर्ट कराए पाक रुपये में, 1000 रुपया मिला। 1000 रुपए में शर्ट्स लेगा, इसे 5 शर्ट्स मिलेगी, 5 शर्ट्स इन $10। ये थी अब तक की सूरत हाल। एक्सचेंज रेट ड्रॉप हो गया, एक्सचेंज रेट ड्रॉप्स टू $1 टू पाक रुपये, चले आज का रेट लगा लेते हैं $160, $160 का हो गया। पाकिस्तानी के पास अभी भी 1000 रुपए है, अच्छा शर्ट अभी भी 200 की है, चॉकलेट अभी भी $1 की है। पाकिस्तानी ने 1000 रुपया कन्वर्ट कराया डॉलर में, कितने डॉलर मिले? 160 पे डिवाइड करें, $6, $6.2 मिलेंगे इसको बेसिकली। पाकिस्तानी को मिली उन, और एक चॉकलेट $1 की है अभी भी, पाकिस्तानी को मिली 6.25 चॉकलेट्स इन 1000 रुपीज। पाकिस्तानी के पास वही 1000 रुपया है, लेकिन एक्सचेंज रेट के ड्रॉप करने की वजह से उसे चॉकलेट्स कम मिल रही हैं। पाकिस्तानियों क्या फील होगा? पहले 1000 की 10 चॉकलेट मिलती थी, अब 6 मिल रही हैं। यूएसए की चॉकलेट महंगी हो गई है, नहीं मंगवानी चाहिए, इंपोर्ट कर हो जाती है। पहले 1000 रुपए की 10 चॉकलेट मिल रही थी, अब 1000 की 6 मिल रही हैं। इट मीन उसे ये नहीं फील हुआ कि एक्सचेंज रेट खराब हुआ है, उसे तो यार मिल क्या रहा है, मेरे हाथ में क्या आ रहा है। 6 चॉकलेट्स पहले 10 आती थी, यूएसए की चॉकलेट महंगी है, कम कर दो, आपकी इंपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएगी। यूएसए वाले के पास अभी भी $10 है, उसने $10 कन्वर्ट करवाए 160 के हिसाब से, कितने पैसे मिले? 1600 रुपया। 1600 रुपए में 8 शर्ट्स आएंगी। यूएसए वाले को 8 शर्ट्स मिली $10 में। पहले $10 में मिलती थी 5 शर्ट्स, अब मिल रही हैं 8 शर्ट्स। उसे क्या फील होगा? पाकिस्तानी शर्ट सस्ती हो गई है। वो करेगा क्या? दूसरे मुल्कों के ऑर्डर कम कर देगा, पाकिस्तान को ऑर्डर देना शुरू करेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब एक्सचेंज रेट ड्रॉप होना हाँ, फायदा होता है अगर आपने प्लान करके किया तो। ये इफेक्टिव कब होगा? इफेक्टिव कब होगा? एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन इज only effective if सर, तो ये में शॉर्ट रन में फायदा देगा, लॉन्ग हमेशा लॉन्ग रन में डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स
एंड इंपोर्ट्स इज प्राइस इलास्टिक। ये आपको तभी फायदा देगा जब आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड भी इलास्टिक हो, आपकी इंपोर्ट की डिमांड भी इलास्टिक हो। एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिक होने का मतलब क्या है? सस्ती हो तो आपको ज्यादा ऑर्डर मिले, तभी फायदा होगा। और इंपोर्ट भी प्राइस इलास्टिक होगी, ताकि इंपोर्ट महंगी हो तो आप इंपोर्ट्स कम कर सकें। तो दोनों को इलास्टिक होना चाहिए। भुट्टो दौर में 171% डेप्रिशिएट किया था करेंसी को, फायदा कोई भी नहीं। रीजन, हमारी इंपोर्ट्स भी इनइलास्टिक थी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी इनइलास्टिक थी। सस्ता होने से एक्सपोर्ट कोई नहीं बढ़ी और महंगा होने से इंपोर्ट कोई नहीं कम हुई, दोनों अपनी जगह पर ही, उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन कभी कभी ये भी तो होता है ना, बिलफर्ज अगर एक चीज महंगी बिक रही है तो ब्लैक मार्केट में क्या पता सस्ती करके बेच देते हैं। देखिए ब्लैक मार्केट कभी भी आपकी ओरिजिनल मार्केट का एट अ मैक्सिमम भी हो तो 10% भी नहीं होती। मसलन अगर इमरान खान लोगों की बात मान ली जाए कि इन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में रोजाना कोई 7 अरब की करप्शन होती है, ठीक है, 7 अरब की, 7 3 बार 21 कोई 2500 अरब की करप्शन होगी मुल्क के अंदर सालाना। अगर इनकी बात मान ली जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी पता कितनी है? तकरीबन 48,000 बिलियन की जीडीपी। उसे क्या कहता है 2500? कुछ भी नहीं कहता, मैक्सिमम 5% होता है। सो ब्लैक मार्केट कभी भी कंट्री को एक तरीका ये भी हो सकता है, आप हैश उगाएं, हेरोइन बनाएं, कोकेन बनाएं, एक्सपोर्ट करें और कर्ज उतार लें, बट इनसे उस हद तक काम चलता नहीं है। एक तो ये काम ढका छुपा रहता नहीं है, दूसरा काम चलता नहीं रहता। सिंपल बात है, चोरी से घर नहीं चलता। सर ये चीज लीगल लॉ करनी है, लेकिन जैसे कि है लीगल करनी चाहिए मुसलमानों के लिए नहीं बाकियों के लिए। तो अगर कल को अगर ये हीरोइन वगैरह से कोई चीज बनाते भी है ना, तो आवाम ये ना कहे जी कि इस्लामी मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं, आई थिंक शराब वगैरह का है बना, बाकी मेरे ख्याल से नशों पे उस तरह से शायद इसका इतलाक नहीं होता चीज कि आप नहीं बना सकते, वैसे नहीं कर सकते। सर पाकिस्तानी मांगो कोई पता नहीं किस टाइम बात उठा है, ठीक है ना। तो सो डिमांड्स इलास्टिक होनी चाहिए दोनों की। पाकिस्तान में क्या हुआ, इन्होंने एक्सचेंज रेट ड्रॉप किया 1973 में, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े और ना ही इंपोर्ट्स कम हुई। रीजन, पहली बात, पुअर परसीव्ड क्वालिटी। दुनिया ये समझती थी कि हमारी क्वालिटी खराब है, इनसे शय नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, इनएबिलिटी ऑफ लोकल फर्म्स टू फुलफिल फॉरेन ऑर्डर्स। ये तो मुल्क टूटा था, नया नया फैक्ट्रियां कुछ उधर रह गई। दूसरा, लोकल डिमांड हाई थी तो हमारे पास हमारी लोकल फैक्ट्रियां इस काबिल नहीं थी एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे कर सके। तीसरा, कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों की फर्म्स के साथ कंपटीशन भी होता है आपका। और हमारी इंपोर्ट्स भी कम नहीं हुई। वजह, हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, हैवीली डिपेंडेंट है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर। कॉटन हमारी अपनी है, कॉटन प्रोसेस होती है केमिकल से, इंपोर्टेड है काफी हद तक, लोकल कम है। चले वो भी छोड़ दें। डाइज जिससे कपड़े को रंग देंगे, ये भी से डिजाइन बनते हैं कपड़ों के ऊपर। कपड़ा हमेशा सफेद बनता है, हल्के से ऑफ वाइट कलर का, जितना भी बनता है सारा, जिस मर्जी क्वालिटी का हो, ऑफ वाइट भी बनेगा। कि सारी जो काम इसे कहते हैं वीविंग यूनिट, वीविंग के बाद कपड़ा जाएगा डाइंग में, डाइंग यूनिट में, सारी डिजाइनिंग वहां जाके होगी इसके ऊपर रंगों से। डाई सारी इंपोर्टेड है। कपड़ा ट्रीट होता है हमारा, देखा होगा बात कपड़ों के ऊपर पानी नहीं खड़ा होता, पानी गिरे भी तो फौरी तौर पे जज्ब नहीं होता उसके अंदर। बाज कपड़ों पे ऐसे कपड़े ऐसे अगर पानी डालेंगे वो खुश्क रहेगा, पानी होल्ड नहीं करता, सारा निकाल दो साथ ही बैठ। ये ट्रीटमेंट होता है एंजाइम्स के जरिए, सारा इंपोर्टेड। सो हमारी इंपोर्ट्स क्यों नहीं कम हुई? हमारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट थी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर। दूसरा, हमारे लोग पसंद करते हैं इंपोर्टेड माल को, इंपोर्टेड चीजों को। ये पूरे इंडो पाक की है खासियत, हम लोग इंपोर्टेड चीजें पसंद करते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू लोकल वंस। बहुत से लोग मेड इन पाकिस्तान डेनिम की पैंट ले गए हैं बाहर जाके, बाहर के मुल्क से लाते हैं कि क्वालिटी अच्छी है,
बगैर ये देखे के अंदर मेड इन पाकिस्तान ही लगा है उसके अंदर। सो ये दोनों होनी चाहिए, डिमांड भी इलास्टिक हो, एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी इलास्टिक हो और इंपोर्ट्स की डिमांड भी इलास्टिक हो। अब होगा क्या? जी जी बोर्ड तो सर ये जो प्राइस इन्फ्लेशन होती है ये मोस्टली मोनोपोली की वजह से होती है। नहीं, लाजमी नहीं। बहुत से भी जो मास्क वगैरह का हुआ था ये है आर्टिफिशियल शॉर्टेज ड्यू टू वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। हमारी गवर्नमेंट वीक है, जिस वजह से लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की। मास्क महंगा होती कहां से आ गया बात? सर पड़ा हुआ था गोदाम में जो मार्केट में बेहद अच्छा पड़ा, मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की है। मार्केट में शॉर्टेज है नहीं। सैनिटाइजर हर तरफ पड़ा, सैनिटाइजर पड़ा है सर। ठीक है, सिर्फ क्या है महंगा बेच रहे हैं। सर मतलब कि सबसे बड़ी बात यही आती है दूसरे का कोई सोचता नहीं, इस वजह से सब होता है। देखिए कोई भी किसी का नहीं सोचता, सर हमारे यहाँ भी बाहर भी। बाहर सिर्फ करती क्या है, वहाँ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, डरते हैं उससे। वो छोड़ते नहीं हैं आपको, इतना हैवी फाइन करते हैं कि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब आपने करेंसी का एक्सचेंज रेट ड्रॉप कर दिया, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होगा। इधर है टाइम, इधर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऊपर सरप्लस, इधर बैलेंस्ड, इधर डेफिसिट। कि जब हम एक्सचेंज रेट ड्रॉप करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, तो टाइम लगता है करेक्ट होने में उसको। कैसे? आप हैं यहाँ पे डेफिसिट में, आप यहाँ पे आए, आपने एक्सचेंज रेट ड्रॉप कर दिया, आप उल्टा मजीद तंग हो जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक इंजेक्टिंग अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को इंजेक्शन लगाएं, क्या होगा? और बीमार हो जाएगा फौरी तौर पे। क्यों? रिएक्शन आता है। आपने एक्सचेंज रेट ड्रॉप किया, पहले गाड़ियां कितने की थी 1.5 साल पहले? तकरीबन 50% सस्ती थी, या एटलीस्ट 30% सस्ती थी गाड़ियां। एक्सचेंज रेट ड्रॉप हुआ, गाड़ियां महंगी हो गई। फौरी तौर पे क्या होगा? आप और डेफिसिट में चले जाएंगे। क्यों? एक्सपोर्ट सस्ती हो गई, जो सामान बेच रहे हैं पैसे कम मिलेंगे, और इंपोर्ट महंगी हो गई, सेम सामान के पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। फिर थोड़ा टाइम गुजरा, अब क्या होगा? इंपोर्ट्स कम होना शुरू होंगे और एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलना शुरू होंगे। एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई, इंपोर्ट्स कम होना शुरू हुई, आप आहिस्ता आहिस्ता डेफिसिट से निकल के सरप्लस में आ जाते हैं। इसे बोलते हैं जे कर। कि जे की शक्ल का बनता है, इंग्लिश लेटर जे है ना, ये उसकी शक्ल का बनता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड जे कर। शुरू में आप उल्टा और तंग हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी के ऊपर और बैड इंपैक्ट आएगा, लेकिन बाद में आपकी इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी जब आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू होंगे और इंपोर्ट ऑर्डर्स कम होना शुरू होंगे। उल्टा काम भी होता है। फर्ज करें आप यहां पे थे सरप्लस में, आपने एक्सचेंज रेट ऊपर कर दिया अपना, क्या होगा? फौरी तौर पे फायदा, सरप्लस और बढ़ गया। अब इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका सरप्लस डेफिसिट पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स जे कर, उल्टा जे कर। आपकी गवर्नमेंट भी एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करती है, इसलिए आप ये हर मुल्क की गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है कि एक्सचेंज रेट लिमिट से बाहर ना जाए। रीजन, अच्छा एक्सचेंज रेट है भी दो तरह के,
एक एक्सचेंज रेट है फिक्स एक्सचेंज रेट। आपने दूसरे मुल्कों से बात कर ली कि हमारा आपका एक्सचेंज रेट फिक्स है, इसे आज़ाद छोड़ना ही नहीं है। मसलन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लंबा अरसा 1984 तक पाक रुपये को डॉलर के साथ पैक करके रखा, जोड़ के रखा। डॉलर ऊपर पाक रुपये भी ऊपर, डॉलर नीचे पाक रुपये भी नीचे। फायदा क्या था? इसे कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फायदा क्या है? पहली चीज तो ये है कि जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं और इंपोर्टर्स हैं उनकी जान छूटी फ्लक्चुएशन से। एक बंदे ने जब डॉलर 100 रुपए का था, उसने $1 की शेयर इंपोर्ट की और यहाँ से बात की थी मैं 130 की सेल करूंगा। $1 की शेयर मंगवाई, कितने की मिली? 100 रुपए की। 130 की आगे बेची, 30% प्रॉफिट। अब एक्सचेंज रेट ड्रॉप हो गया, 160 पे आ गया। उसे डॉलर की शेयर खरीदी, 160 की मिली, बेची कितने की? सौदा कर चुका है 130 की। क्या हुआ? जहां प्रॉफिट हो रहा था वहां उल्टा लॉस में चला गया। तो आपके इंपोर्टर्स को नुकसान होता है जब आपकी करेंसी नीचे जाए और एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। सो एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट का फायदा यह है जान छूटी इस काम से। जब फ्लक्चुएशन कम होगी आपकी ट्रेड इंप्रूव करेगी। तीसरा, गवर्नमेंट फिर एक्सचेंज रेट ऐसे नहीं रहता फिक्स। जिस गवर्नमेंट से आपने बात की होती है फिर आपको कहते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि रेट कुदरती तौर पे यहीं पे रहे, ना कि इसे मसनूई तौर पे रखना पड़े, कि ये नेचुरली यहीं पे रहे रेट, ना कि इसे आप आर्टिफिशियली गवर्नमेंट की सपोर्ट से यहाँ पे रखें। तो ये फायदे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के। दूसरा आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। जैसे जो हमने पहले डायग्राम बनाई थी, आपकी करेंसी की आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा। आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा। आजाद छोड़ा। आजाद छोड़ने का फायदा क्या है? हाँ, एक और फायदा फिक्स का, जो लोग डॉलर जखीरा कर लेते हैं जान के कि महंगा हो गया तो बेचेंगे, जब गवर्नमेंट ने रेट ही फिक्स कर दिया अब उससे जान छूटी। जो स्पेकुलेटर्स हैं उनसे जान छूट जाएगी आपकी। फ्लोटिंग का फायदा क्या है? गवर्नमेंट को दखल देने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा डिमांड सप्लाई की बेस पे। दूसरा, गवर्नमेंट के वो ऑफिशियल जो इस काम में लगे हुए थे एक्सचेंज रेट को बैलेंस करने में, वो फ्री हो गए, उनसे कोई और काम ले लिया। सो मेन इम्पैक्ट तो ये होगा कि बैलेंस रहेगी। हाँ, बैलेंस रहेगी और ऑटोमेटिक इलेक्शन है। ना फिक्स चलता है दुनिया में आजकल ज्यादातर, ना फ्लोटिंग चलता है। आजकल चलता है उसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या आप मैनेज करके चला रहे हैं? जैसे पीटीआई गवर्नमेंट पीएमएलएन को ब्लेम करती है कि इन्होंने डॉलर आर्टिफिशियली सस्ता रखा हुआ था, जिसके ऊपर इन्होंने अच्छा भला खर्चा करना पड़ा। गलत नहीं कहते, लेकिन ये पूरी दुनिया काम कर रही है। ये है आपकी करेंसी की डिमांड फॉर पाक रुपी, ये है सप्लाई ऑफ पाक रुपी, ये है एक्सचेंज रेट E1। गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक्सचेंज रेट हल्का है, हमारा एक्सचेंज रेट इंप्रूव होना चाहिए, एक्सचेंज रेट यहां आना चाहिए। क्या करें? स्टेट बैंक डिमांड ऑफ पाक रुपी बढ़ा देगा। कैसे? डिमांड ऑफ पाक रुपी बढ़ेगी, डिमांड ऑफ पाक रुपी कैसे बढ़ेगी? स्टेट बैंक डॉलर खरीदना शुरू, इसको डॉलर बेचना शुरू कर देगा मार्केट में आके। जब डॉलर बेचेगा बदले में क्या लेगा? पाक रुपी। पाक रुपी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा। या सप्लाई ऑफ पाक रुपी कम कर दे, तब भी एक्सचेंज रेट आपकी मर्जी पे आ जाएगा। तो बेसिकली आपका सेंट्रल बैंक ये काम एक्टिवली कर रहा होता है हर पूरा साल मुल्क के अंदर, कि फॉरेन करेंसीज को एक्टिवली बाय एंड सेल कर रहा होता है एक्सचेंज रेट को एक लेवल पे मेंटेन रखने के लिए।
आप मार्केट में डॉलर बेचने जाएं, स्टेट बैंक खरीदना शुरू कर देगा आपसे। आप खरीदने जाएं, स्टेट बैंक बेचना शुरू कर देगा, ताकि मार्केट में रेट वहीं पे रहे जितना रखा हुआ है। इसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सर एक्सचेंज रेट पे टैक्स होता है? करेंसी सेल परचेज पे होता है, मामूली सा होता है, ज्यादा नहीं। सो इसे मैनेज किया जाता है सेल परचेज के जरिए। जो काम आप करेंगे ना किसी फॉरेन करेंसी के साथ, स्टेट बैंक उसका उल्टा काम शुरू कर देगा। आप बेचने जाएं वो खरीदार बन जाएगा, आप खरीदने जाएं वो सेलर बन जाएगा, ताकि ना मार्केट में शॉर्टेज आए ना एक्सचेंज रेट डिस्टर्ब। दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज। सो ये काम करता किसकी डायरेक्शन पे है? गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे। गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहती है? पहली बात, स्पेकुलेटर से जान छूटे, जो लोग करेंसी ज़खीरा करते हैं। एक इंडिविजुअल बंदा कितने डॉलर इकट्ठे कर लेगा? 10 लाख 20 लाख, स्टेट बैंक को फर्क नहीं पड़ता है डॉलर से। आप 1 करोड़ डॉलर में सेल करने जाएं, स्टेट बैंक आराम से खरीद लेगा। स्टेट बैंक एक्टिवली मैनेज करता है डेली बेस पे करेंसीज को। दूसरा, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ताकि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों की जान छूट जाए एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से। गवर्नमेंट एक और काम भी करती है मुल्क के अंदर पैसा लाने के लिए, अपने मुल्क का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा? अपने मुल्कों से पैसा निकालेगा, पाकिस्तानी बैंकों में लाकर रख देगा कि यहाँ इंटरेस्ट रेट हाई है, यहाँ से कमाएगा अपने मुल्क ले जाएगा। बहुत से इन्वेस्टर ऐसे भी कमाते हैं, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट है 6% 7%, वहां के बैंक से लोन लिया, पाकिस्तानी बैंक में लाके रख दिया 12-13 पे। यहाँ से 12-13 लिया, वहां गए कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके उधर 6-7 दिया, बाकी अपनी जेब में। रिस्क है इसमें, एक्सचेंज रेट का रिस्क है इसके अंदर कि जब कन्वर्ट करेंगे इसको डॉलर में कितने पैसे आएंगे, बट रिस्क के साथ ही रिटर्न होता है। बिजनेस है ही रिस्क। जी, सो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ये काम करती है। यही 2 टॉपिक हैं। अल्लाह हाफ़िज़।